नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रंजीत और आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल की। पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड है। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया है, इसमें हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। पार्टिकुलरली यहाँ पर जैसे कि रास्ते में घूमने वाले आवारा कुत्ते हैं, ठीक है, ऐसे ही घूमने फिरने वाली गायें हैं जो मोहल्ले में आपके चलते फिरते रहती हैं, इनके साथ में जो क्रुएल्टी की जाती है, इनके साथ में जो हिंसक घटनाएं होती हैं, लोग एकदम पागल होकर के जो इनके ऊपर अटैक करते हैं, इनको कैसे करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे देश में कौन कौन से कानून अवेलेबल हैं और हमारे यहाँ पर जो एनिमल प्रोटेक्शन कानून अवेलेबल है और अभी हाल फिलहाल में एक और कानून आने वाला है। पुराना जो कानून चला आ रहा है उसमें कौन कौन से सुधार करने की ज़रूरत है, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं और आने वाले बिल में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो पहले एडिटोरियल में हम यही चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड वाला जो एडिटोरियल होने वाला है, इसमें हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप देखते हैं, हिंद महासागर की हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा मुद्दा आज के समय में गरमा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा संबंध रहता है प्राकृतिक आपदाओं से। यदि समुद्र का तापमान बढ़ता है तो इससे क्या क्या असर पड़ सकता है। पहले नंबर की बात तो ये है, हमारे ठंडे इलाके में जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी तो जाहिर सी बात है हमारे समुद्र का जो लेवल है ना वो बढ़ने वाला है। सेकंड नंबर की बात यह है, जो साइक्लोन इतने ज़्यादा आ रहे हैं आज के समय में, वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही चलते आ रहे हैं। हिंद महासागर ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो रहा है और ज़्यादा गर्म होने के चलते चलते ही यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बनता है और आते हैं साइक्लोन। तो इन सब से निपटने के लिए हमें अन्य कंट्री के साथ में कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। इसके ऊपर आज की चर्चा हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पहले एडिटोरियल की। पहला एडिटोरियल आज डिस्कस कर लेते हैं हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में तापमान कितना ज़्यादा हाई हो जाता है, इसका क्या रीज़न है, इसका क्या क्या असर पड़ सकता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए पूरी देश दुनिया की सरकारें जुटी हुई हैं, वो प्रयास कर रही हैं कि कैसे भी करके हम पृथ्वी के टेम्परेचर को 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने ना दें। पेरिस क्लाइमेट समझौता में जो बातचीत रखी गई थी कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया है उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको कंट्रोल करके रखना है, 2 से नीचे ही रखना है। तो भारत देखा जाए गर्मी से झुलस रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि शानदार मानसून की संभावना है, जैसा कि भारतीय मौसम विभाग ने अभी हाल फिलहाल में अनुमान लगाया है। तो ये जो चीज़ है हमको मानसिक तौर पर राहत प्रदान कर सकती है, लेकिन यदि हम लॉन्ग ड्यूरेशन में बात करें तो चिंता के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पुणे में स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के वैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च किए हैं। एक हालिया अध्ययन में जो हम चाह रहे थे कि भाई जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन है जो हम अपेक्षित किए थे, उन सब के रुझानों के आधार पर हिंद महासागर पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का उन्होंने अनुमान लगाया है कि कार्बन उत्सर्जन का असर हिंद महासागर में कितना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि हिंद महासागर 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया है और 2020 से लेकर के सन 2100 तक के टाइम पीरियड के बीच इसके 1.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3.8 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने की संभावना है। एक तरफ तो हम हीट वेव को फेस कर रहे हैं और दूसरे बारिश के समय में हम साइक्लोन को अनुभव करते हैं। तो ये जो अध्ययन है समुद्री हीट वेव के बारे में चेतावनी दे रहा है। समुद्री हीट वेव समुद्र के भीतर स्थल पर चलने वाली हीट वेव के समकक्ष ही होते हैं और उनका संबंध चक्रवातों के तेजी से बनने से होता है। आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा समुद्र का पानी गर्म होगा उतनी ही ज़्यादा समुद्री हीट वेव चलेगी, समुद्र से स्थल की तरफ हवाएं चलेंगी, साइक्लोन ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। साइक्लोन के आने की जो प्रवृत्ति है, आवृत्ति है, हर साल
20 दिनों के वर्तमान एवरेज से 10 गुना बढ़कर के हर साल 220 से 250 दिन हो जाने की आशंका है। और इससे जो उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर को, ठीक है, लगभग स्थायी हीट वेव की स्थिति में धकेल देगा। इससे कोरल ब्लीचिंग की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हमारा जो मछली पालन का क्षेत्र है ये प्रभावित होगा। समुद्र का गर्म होना सिर्फ सतह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वास्तव में समुद्र की गर्मी की मात्रा में वृद्धि होगी। सतह से 2000 मीटर नीचे यदि आप जाएंगे, इस महासागर की जो तापीय क्षमता है अब 4.5 जेटा जूल प्रति दशक की दर से बढ़ रही। दशक मतलब 10 साल, हर 10 साल में 4.5 जेटा जूल। और भविष्य में ये चर्चों के 16 चरपंचे 20 4 गुना 5 गुना ज़्यादा इसका असर पड़ सकता है। यहाँ पर हमने जो मात्रक यूज़ किए हैं, जूल ऊर्जा के एक मात्रक होता है, और 1 जेटा जूल 1 बिलियन ट्रिलियन जूल के बराबर होता है, 10 की घात 21। अब हिंद महासागर गर्म हो रहा है, इसके नतीजे भारत की मुख्य भूमि तक बड़े पैमाने पर फैल रहे हैं, जहां पर हम भीषण साइक्लोन देख रहे हैं और मानसून ज़्यादा अनियमित और असमान हो रहे हैं। लंबे समय तक सूखे के बाद जोरदार बारिश हो जाती है, इसके बाद बाढ़ आ जाती है। ये सारी बड़ी घटनाएं जीवाश्म ईंधन के जलने से मानव जनित स्रोतों के साथ ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई हैं, जो कि इस धरती को प्रलयकारी मोड़ के करीब ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आपको क्या काम करना है कि जो कारक हैं उनकी जो प्रतिक्रिया हो रही है उसको स्लो करने की कोशिश करना है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, जो कि एनिमल क्रुएल्टी से रिलेटेड है। अभी आपने शायद एक वीडियो देखा होगा, एक पता नहीं पागल जैसे माइंड का एक व्यक्ति था, वो तो घटना भी मुझे याद नहीं है कि वो कौन से जगह की है, महाराष्ट्र की है कि कौन से स्टेट की है। कुत्ते के 2 बच्चे हैं। अब वो तो ऐसे ही कोई दुकान के सामने बैठा, लग रहा था कि पता नहीं वो शायद पागल ही था। कुत्ते के तो छोटे छोटे बच्चे उसके पास में आके आ रहे हैं। अब वो क्या काम किया, उसका दिमाग खसक गया, कुत्ते के बच्चे का पैर उठाया और जोर से एकदम पटक दिया रास्ते में, पूरा फुल ताकत से। अब वो बेचारे का क्या हाल हुआ होगा उस बच्चे का। तो इस प्रकार से जो एनिमल्स के साथ में क्रुएल्टी की जाती है, इसको कैसे करके रोका जा सकता है, इसके लिए हमारे देश में कौन कौन से कानून हैं एंड उन कानूनों में क्या कोई सुधार की ज़रूरत है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। 250 शब्दों में जो आपको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइन इस प्रकार से होने वाली हैं। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल अमेंडमेंट बिल 2024, इसमें कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन के बावजूद यदि आप इसको लागू कर देते हैं तो ये काफ़ी ह्यूज स्टेप माना जाएगा आने वाले समय के लिए, कि हम जो है एक कदम आगे बढ़े हैं इस मामले में। और इसमें कुछ कमियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं इनके बारे में आज के हम चर्चा करने वाले हैं। वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर जो एनिमल क्रुएल्टी लॉज हैं वो किस प्रकार से रहे हैं। दुनिया भर के देश अपने पशु क्रूरता कानूनों में सुधार कर रहे हैं और पशु क्रूरता के लिए दंड को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जैसे कि क्रोएशिया की बात करें, क्रोएशिया ने भी कठोर दंड लगाया है क्रूरता के कृत्यों के लिए, विशेषकर घरेलू पालतू जानवरों को यदि आप अबंडनमेंट करते हैं, उनको छोड़ देते हैं आवारा, ठीक, डोमेस्टिक पेट्स को, तो उस समय आप समझ लीजिए उसका भोगी आपको बनना पड़ेगा। कुछ संशोधन किए गए हैं क्रोएशियन पेनल कोड में, ठीक है, जो कि 2 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इसके अंतर्गत उन्होंने पनिशमेंट को इन्हेंस कर दिया है, बढ़ा दिया है। यदि आप एनिमल्स को अननेसेसरी पेन पहुंचाते हैं, इससे एनिमल्स प्रभावित हो रहे हैं। एंड यदि आप उनको मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। वहीं इंडिया की बात करें, इस प्रकार के जो इंसिडेंट हैं जिसमें यहाँ तक कि जो कम्युनिटी डॉग है उनकी हत्या तक कर दी जाती है, ठीक है। कम्युनिटी डॉग जय एक रेसिडेंट के द्वारा, जो कि हाउसिंग सोसाइटी में रहता था मुंबई में,
ये मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठा है। इसी घटना के बाद इस प्रकार के जो कानून है ना वो चर्चा में रहे हैं। इसमें बोला जाता है कि जो पनिशमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग खाली जेब में रुपया रखा है उनका, जो चाहे करेंगे और पैसा से मुंह बंद कर देंगे, बस हो गया, सज़ा उनको कुछ नहीं मिलेगी। तो इससे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार के जो क्रूएल्टी लॉज बनाए गए हैं वो कोई मतलब के नहीं रहने वाले। जब ये घटना घटित हुई थी तो मुंबई की ये घटना थी जहाँ पर एक कुत्ते को उठा करके पटक के मारा जाता है। एक हैशटैग जस्टिस फॉर जय कैंपेन चलाया गया था सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ में प्रेयर की मीटिंग्स आयोजित करी गई, कैंडल लाइट निकाले गए थे एंड डिमांड करी गई थी कि क्रिमिनल लॉज जो हैं एनिमल क्रुएल्टी के अंतर्गत उनमें रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा उनको। वहीं यदि हम पनिशमेंट थ्योरीज की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स पीसीए एक्ट 1960 अभी हमारा चलता है। ये कानून बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहा था क्योंकि इस कानून में बहुत सारी कमियां हैं। पशु क्रूरता निवारण पीसीए अधिनियम 1960 में अपर्याप्तता के बारे में बहुत चर्चा की गई है, जो देश में जानवरों के प्रति क्रूरता के विभिन्न रूपों को अपराध घोषित करने वाला प्राथमिक कानून है। लेकिन इसका जो क्रियान्वयन रहा है, एग्जीक्यूशन रहा है, साथ ही साथ इसमें जो जुर्माना की राशि है वो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर जो पेनाल्टीज़ हैं एकदम बहुत कम है। वहीं यदि हम बात करें सज़ा के विभिन्न सिद्धांतों के हिसाब से किसी को अपराध करने के लिए सज़ा देने के 3 मुख्य लक्ष्य हो सकते हैं। पहले नंबर की बात यह है, ठीक है, जो अपराध उसने किया है उसके बदले में उसको सज़ा दे रहे हैं। अपराधी और आम जनता को भविष्य में ऐसे अपराध करने से रोकने के लिए हम सज़ा देते हैं। और एक कैटेगरी आती है तीसरे नंबर की कि अपराधी के भविष्य के व्यवहार को सुधारने और आकार देने के लिए सज़ा, कि फ्यूचर में वो कभी ऐसा ना करे। इसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन और रिहेबिलाइजेशन। रिहेबिलाइजेशन किसके प्रति करे जाते हैं? जिसके प्रति आपने अपराध किए हैं। तो सज़ा को 3 प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया जाता है, रिट्रीब्यूशन, डिटरेंस एंड रिफॉर्मेशन या फिर रिहेबिलाइजेशन जिसको बोला जाता है। तो पहले प्रतिशोध है, निवारण है और दूसरा है पुनर्वास। अब हम बात करते हैं इस कानून के बारे में कि हमने जो है इसको बेलेबल ऑफेंस मतलब एंड वीक फाइनेंस 2 मुख्य बिंदु यहाँ पर उठाए जाते हैं। 3 जो वीक पॉइंट है, पहले नंबर की बात यह है, इसमें आप कोई अपराध करते हैं तो आपको बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी, ठीक है। मतलब पुलिस से आपको बेल मिल जाएगी एज ए मैटर ऑफ राइट एंड नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है, ना ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है और अरेस्ट कर सकती है बिना कोर्ट की परमिशन के। इसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उस कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। सेकंड नंबर की बात यह है, इसमें जो फाइन लगाया जा रहा है वो बहुत कम है। पुराना जो कानून था पीसीए एक्ट 1890 का, उतना ही इसमें भी फाइन लगाया गया है, तो ये बिल्कुल लो है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो फाइन लगाए जा रहे हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कई मामलों में 10 रुपये से भी कम है। एज दे हैव नॉट अंडरगोन रिवीजन इन 130 ईयर, क्योंकि 130 सालों से भी उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। तीसरी नंबर की बात यह है, लॉ इज वर्डेड इन सच ए मैनर। कानून को इस प्रकार से लिखा गया है कि जो मजिस्ट्रेट है ये उसके ऊपर है कि वो उसको फाइन लगाएगा कि जेल में डालेगा। जब आपने सीधे उसी की विवेक पर डाल दिया है तो कानून का कौन सा मतलब हो गया? मतलब ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि जहाँ कहीं भी परपिट्रेटर्स होते हैं, जो अपराधी लोग रहते हैं, उनको खाली फाइन भरना रहता है और छुट्टी हो जाती है आपकी। चौथे नंबर की बात यह है, इसमें कुछ प्रोविज़न नहीं दिए गए हैं जिसमें जो कम्युनिटी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करी जाए। इसका मतलब ये है, आपने एक बार उसको नुकसान पहुंचा दिया है, अब आप अपनी जिम्मेदारी से हट गए हैं, आपने तो पैसा दे दिया, पैसा भर दिया, पेनाल्टी दे दिया, लेकिन उसी व्यक्ति से उसकी इलाज पाने की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं यदि हम बात करें, नवंबर 2022 में एक ड्राफ्ट आया था पीसीए अमेंडमेंट बिल 2022 से लेकर के, इसको पब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा पब्लिक विचार विमर्श के लिए।
बहुत पब्लिक सपोर्ट मिला था इस ड्राफ्ट बिल को, इसके बावजूद भी इसको सरकार ने पार्लियामेंट में नहीं रखी थी। वहीं यदि हम बात करें जो ड्राफ्ट बिल रहा है, इसमें कुछ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट किए गए हैं 1960 के एक्ट में, जैसे कि लाइफ फंडामेंटल फ्रीडम फॉर एनिमल्स। इसमें जानवरों के लिए 5 मौलिक स्वतंत्रता का समावेश किया गया है। इसमें पेनाल्टी में वृद्धि करी गई है एंड इसको जो है न्यू कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत डाला गया है। वहीं यदि ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई इसमें कुछ लिमिटेशन है, इसके बावजूद भी ये यदि अधिनियम लागू हो जाता है तो पशु कानून के लिए एक कड़ा कदम हो सकता है। फिर रुक्मणी देवी अरुणडेल की यहाँ पर बात उठाई जाती है। 1954 में पुराने पीसीए अधिनियम 1890 में चेंजेस करने के लिए एक निजी विधेयक प्रस्तुत करते हुए रुक्मणी देवी अरुणडेल ने संसद में कहा था, ठीक है, कि भारत दुनिया के सामने ये एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। हमें उदाहरण स्थापित करना चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, बल्कि इसीलिए कि हमने किसी भी अन्य देश की तुलना में अहिंसा के बारे में कहीं अधिक बातचीत करी। इसलिए जितना अधिक हम इसके बारे में बात करते हैं, इसे व्यवहार में लाने की जिम्मेदारी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये आशा करी जाती है कि देखिए न्यू गवर्नमेंट आने वाली है जून के महीने में, तो उसे ये जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए ताकि पीसीए कानून में संशोधन हो सके। इसके बाद पहली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो जीएसटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली तो बात ये है जीएसटी लाने का क्या रीज़न था। जीएसटी लाने के पहले सरकार ने बोली थी कि एक ही वस्तु में कई बार टैक्स लगाया जा रहा था, जिसके चलते चलते वस्तु का जो दाम है वो महंगा हो गया था, इसलिए हम जीएसटी लेकर के आए हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो केंद्र सरकार के पास में ज़्यादा पावर आ गई है जीएसटी कलेक्शन की, टैक्स की। पहले वो अपने पास में रखती है, इसके बाद फिर वो बांटती है कि मैं इतना रखूँगी और आप लोगों को इतना दूंगी। ऐसा सिस्टम आज के समय में हो गया है जीएसटी को लेकर के। सरकार ने वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था के अंतर्गत ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाई थी। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017 को एंड इसका जो प्रिंसिपल था वैल्यू एडेड टैक्स के आधार पर इसको लाया गया था एंड अप्लाई हुआ है ये टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन। पूरे देश में लागू होगा, वस्तु में भी लागू होगा, सेवा में भी लागू होगा। इसने पूरे देश में टैक्स स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्म कर दिया था एंड इसमें हमने जो है अलग अलग टैक्स लेवल निर्धारित किए हैं, जैसे कि 5%, 12%, 18% एंड 28%। एडिशनली देयर इज़ अ जीरो रेट फॉर सर्टेन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर सरकार कहेगी जीरो रेट रखेंगे। कुछ खास बात ऐसी थी जैसे कि इसको पेट्रोल एंड डीजल वाले क्षेत्र को अलग रखा गया था, जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि इसमें स्टेट लोगों ने कंसर्न उठा लिए थे कि इससे हम लोगों को जो जीएसटी टैक्स में कम कलेक्शन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डुअल स्ट्रक्चर का। डुअल स्ट्रक्चर का मतलब ये है, एक है सेंट्रल जीएसटी और दूसरा है स्टेट जीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी इसको बोला जाता है। तो जो जीएसटी ऑपरेट अंडर डुअल स्ट्रक्चर कंप्रोमाइजिंग सेंट्रल जीएसटी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट जीएसटी लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है स्टेट जीएसटी को और सेंट्रल जीएसटी को लागू करती है सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार। वहीं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पर इंटर इंटीग्रेटेड जीएसटी सिस्टम लागू होता है, जिसको आईजीएसटी बोला जाता है। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में खरीदी बिक्री हो रही है तो वहाँ पर आईजीएसटी लगता है, विच इज़ कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपॉर्शन्ड बाय टू द रिस्पेक्टिव स्टेट। सबसे पहले कलेक्ट कौन करेगी? इसको कलेक्ट करती है केंद्र सरकार और बाद में इसको बांट देती है राज्य सरकार को। ऐसा सिस्टम रखा गया है। ये जो टैक्स सिस्टम है ये डेस्टिनेशन पर आधारित सिस्टम है। इसका मतलब ये है जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जीएसटी से उसको कलेक्ट किया जाएगा स्टेट के द्वारा, जहाँ पर जो गुड्स है या फिर सर्विसेज है कंज्यूम करी जा रही हैं रेदर देन वेयर दे आर प्रोड्यूस।
जहाँ पर प्रोड्यूस करी जा रही हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, कहाँ पर इसको कंज्यूम किया जा रहा है वहीं पर ही जीएसटी लगता है। एक्सपोर्ट आर जीरो रेटेड, एंड बोला जा रहा है जो गुड्स या फिर सर्विसेज दैट आर एक्सपोर्टेड वुड नॉट सफ़र इनपुट टैक्सेस और टैक्सेस ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट। बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको कोई इनपुट टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है इसमें, जैसे कि आपसे ज़्यादा वसूली हो गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि हमें इतना पैसा वापस मिलना चाहिए।